नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में एक शख्स हैं और कांग्रेस से शुरुआत से ऐसे जुड़े, जैसे छात्र नेता से लेकर अभी तक जो अभी उनको पद मिले हैं उसको लेकर वो कितना सक्सेस हो पाएंगे और आने वाले समय में आप उनको चुनाव लड़ते हुए कब देख पाएंगे। और मेरे साथ में है विजयपाल रावत जी, और उन्होंने राजनीति में कैसे शुरुआत की, उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री से लेकर एक छोटे कार्यकर्ताओं तक वो कांग्रेस में लोगों को जानते हैं, और कितने मुख्यमंत्री उनके सामने बने और कितने मुख्यमंत्रियों के साथ में उनकी मीटिंग हुई और किन किन बातों को लेकर वो अपने बड़कोट क्षेत्र को लेकर विकास करा पाए, और अभी भी वो बड़कोट के बारे में क्या विजन रखते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। विजयपाल रावत जी, स्वागत है समाचार में आपका। उत्तराखंड की राजनीति में अच्छा खासा आप जानकारी रखते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस का चुनाव हुआ है उत्तराखंड की राजनीति में, और कांग्रेस की सीटें जो आई है हरिद्वार में सबसे ज्यादा आई है, उसके अलावा पहाड़ में तो कांग्रेस कहीं दिखाई ही नहीं दी जैसा दिखना चाहिए था, जैसा माहौल बना हुआ था। क्या कारण मानते हैं आप कि बैकफुट पर है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के भीतर जो चीज़ें चेंज हुई है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। अगर हम शुरू से बात करें, नारायण तिवारी जी की सरकार के बाद से लेकर हरीश रावत जी की सरकार के टाइम पर जो सबसे बड़ा जो डैमेज कांग्रेस को हुआ, जिस वजह से हम पिछले 2 दशकों से सत्ता पे नहीं है, हमारा दूसरा टर्म है हम सत्ता पे नहीं है, उसका बड़ा कारण मानता हूँ मैं कांग्रेस के अंदर जो विभाजन हुआ, जो टूट हुई, जो सरकार गिरी हरीश रावत जी की, उस दौर को मैं इतनी बड़ी क्षति के रूप में मानता हूँ कि वो क्षतिपूर्ति आज तक हम पूरी कर नहीं पाए। एक तरफ 20-30 वर्षों से जो राजनीति में लोग थे उनका टूटना हुआ, और उसके बाद जो सेकेंड लाइन हमारी थी, जो 20-30 वर्षों से राजनीति करी थी, उनको हम उस स्पेस में, जगह में एडजस्ट नहीं कर पाए। ये दोनों चीज़ों का तालमेल हम नहीं बैठा पाए। राजनीति किसी भी राजनीतिक दल की तब चलती है जब हम भविष्य की दूसरी और तीसरी पीढ़ी की राजनीति को तैयार करते हैं। अगर हमारे बीच आज क्राइसिस हो गया, आज हमारे पास मानो बात उत्तराखंड विधानसभा में 70 नेता हैं, 70 में से कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हमारे 20-30 नेता हमारी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, जैसा कि सारे देश के अंदर परिवेश चल रहा है, तो उत्तराखंड की बात तो है नहीं। उस समय जो हमारी सेकेंड और थर्ड लाइन है, जिसके लिए हम NSUI यूथ कांग्रेस से लीडरशिप तैयार करते हैं, महिला कांग्रेस से लीडरशिप तैयार करते हैं, पंचायतों से, नगर निकायों से लीडरशिप तैयार करते हैं, महिला कांग्रेस से लीडरशिप तैयार करते हैं। जब तक उस लीडरशिप को आप डेवलप नहीं करोगे, उसको मौका नहीं दोगे, अपने गुटबाजी में फंसे रहोगे, तो उस वजह से फिर कांग्रेस को नुकसान होता है। उसी वजह का नुकसान हमने इन 2 दशकों में। अच्छा, आपने अभी तक जो नेताओं को चुनाव लड़वाया है, अभी तक जब से आप राजनीति में आए, कांग्रेस की राजनीति में, आप छात्र नेता भी रहे हैं, तो अभी तक जो अभी आपका चल रहा है, तो अभी कौन कौन से ऐसे नेता है जो आपके सामने बने, आपने उन लोगों को चुनाव लड़वाया, और वो कहीं ना कहीं पार्टी भी उन लोगों ने चेंज की है? कोई ऐसा नाम अगर नहीं बताना चाहते आप बता सकते हैं। एक कहावत है रहीम भाई राजनीति में जी, कि जो पार्टी की विचारधारा से बंधा हुआ व्यक्ति होता है उसे कार्यकर्ता कहते हैं, और जो पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ जाए उसे नेता कहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि विधानसभा में पहुंचना और विधायक बनना नेता का अंतिम क्राइटेरिया मान लिया जाता है, और जो एक बार विधानसभा में पहुंच जाता है, विधायक बन जाता है, वो फिर जीवन भर उस पोजीशन को मेंटेन करने में अपना पूरा जीवन गुजार जाता है। फिर उसे राजनीतिक मोरल, एथिक्स, वैल्यू और जो आइडियोलॉजी के सवाल होते हैं उसके लिए गौण हो जाते हैं। उसे अपनी विधानसभा मेंटेन करने के लिए कभी किसी दल में जाना पड़ता है, कभी किसी दल में जाना पड़ता है, और वही इस राज्य के अंदर चलता है, और जनता ने भी इसे स्वीकार कर दिया है। देश के अंदर जब दल बदल कानून आया था तो इस अपेक्षा से आया था कि जो लोग अपने स्वार्थवश दल बदल करते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन हो पाए, लेकिन राजनीति के लोग बड़े चालाक होते हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं या इस तरह के रास्ते निकाल लेते हैं कि आज दल बदल करने वाले लोगों जब चुनाव में जाते हैं तो वो इशू ही नहीं रहता है कि इस व्यक्ति ने दल बदला है। दल बदलना आज मुझे लगता है कि राजनीति में एक योग्यता बन गई है।
बहुत कम लोग हैं, हम लोग भी हैं, 20-22 साल से कांग्रेस की राजनीति में हैं, हमने भी बहुत परेशानियों का, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन राजनीति में जो ट्रेनिंगें होती है उसमें एक सबसे बड़ा अध्याय होता है धैर्य का। जिस आदमी के अंदर धैर्य होगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं आज अगर अपने उत्तराखंड के एक नेता हरक सिंह रावत जी की बात करूं तो देखा जाए तो वो बहुत युवा अवस्था में उत्तर प्रदेश के अंदर नेता बन गए थे। ऐसी उत्तराखंड की तमाम अलग अलग विधानसभाओं से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो इतना कैपेबल होना मतलब हर किसी नेता के बस की बात नहीं है। लेकिन जो उनके अंदर धैर्य की कमी रही उस वजह से उन्होंने दल बदल कर करके जो उनकी बड़ी संभावना इस राज्य के भीतर थी उसे खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक हरीश रावत जी हमारे सामने हैं, उनका आप पूरा जीवन देखो तो उनके साथ उनकी योग्यता के अनुरूप उनको उतने अवसर नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और अपनी लगन, अपनी मेहनत से अपने आप को एक पार्टी के अंदर आजीवन काल से बांध के रखा हुआ है। तो वो धैर्य होना भी राजनीति में बड़ा जरूरी होता है। आपने दूसरा सवाल किया कि आपने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो आपने लड़ाए हों या आपके विधायक बने हों या आज राजनीति में हैं या दूसरे दल में गए। बहुत सारे नाम हैं। भुवन कापड़ी खटीमा के विधायक हैं, मुख्यमंत्री को चुनाव हराया है। हमारे साथ के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, हमने NSUI में साथ काम किया, हम यूथ कांग्रेस में साथ रहे। आज वे भविष्य की एक बड़ी संभावना है। हमारे साथ हमारे कांग्रेस के परिषद अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं। 2007 में ब्लॉक प्रमुख से जब वो विधायक बने, वो हमारा उनसे तब से परिचय है, तब से हमारे बड़े भाई, बड़े अच्छे सहयोगी मित्र की तरह हैं। आज वो कांग्रेस के परिषद अध्यक्ष के रूप में एक नई लीडरशिप को दिखा रहे हैं। प्रीतम सिंह चौहान जी हैं, युवा अवस्था में विधायक बने, मंत्री बने, आज उस राज्य की बड़ी संभावनाएं हैं। ऐसे तमाम लोग हैं। ज्योति रौतेला हैं जिन्होंने यूथ कांग्रेस की राजनीति से स्टार्ट किया, विधानसभा लड़े 2012 में, आज पूरे प्रदेश की महिलाओं की एक अच्छी टीम बना करके चल रहे हैं। हमने मुन्ना सिंह चौहान को भी देखा है जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी और इस उत्तराखंड बनने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक दल को खड़ा किया, उत्तराखंड जनवादी पार्टी, और बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई। अंत में उन्होंने भी अपने एथिक्स और मोरल से कॉम्प्रोमाइज करके ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ कहीं भी मैच नहीं होती है, और उसका खामियाजा वो भी भुगत रहे हैं। उन्होंने उसे विधानसभा की पोजीशन को मेंटेन किया है, जबकि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री होने की काबिलियत रखते थे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपका। हरक सिंह रावत हो गए, हरीश रावत हो गए हैं, करण मेहरा हो गए जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, और भी बड़े चेहरे हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी हो गए हैं। तो क्या इस प्रकार से गुट जिस प्रकार से कांग्रेस में है, क्या जिस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन राजनीति में गुटों का होना लाजमी है। राजनीतिक दल में स्ट्रेंथ का खेल होता है, तो अपने पक्ष में हर कोई मजबूत स्ट्रेंथ करना चाहता है, लेकिन जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है हमारा, उसका काम होता है कि गुटों को गुटों में बदल करके इमारत खड़ी कर दी जाए। तो उसमें अगर पारंगत नेतृत्व होता है तो उसका लाभ मिलता है, और गुटों को अगर बिखराव करके छोड़ दिया जाए तो उसका नुकसान होता है। बड़ी बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव आता है या पंचायत चुनाव आता है, नगर निकाय चुनाव आता है, उस समय आप किस तरीके से अलग अलग ध्रुवों को साथ बैठा करके एक मंच पर एक बात पर एक कर पाते हो, तब आपको सफलता प्राप्त होती है। आप उसे अगर बिखेर देते हो, उसे इकट्ठा नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको राजनीतिक नुकसान होता है। अच्छा, आप बड़कोट से आते हैं, और बड़कोट में देखो पूरे उत्तराखंड सरकार बीजेपी चला रही है, तो विकास की अगर हम बात करें, कितना विकास अभी तक वहाँ पर हुआ है, और आपका विजन क्या है बड़कोट को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर कांग्रेस आपको मौका देती है तो आप चुनाव भी जरूर लड़ेंगे, तो क्या विजन है आपका, और अभी का क्या हालात है? देखिए, बड़कोट का जब नाम आता है तो ठीक है, हम स्थानीय लोग बड़कोट को कितने आयामों में देखते हैं ये अलग चीज है। जी। 10 आयामों में देखते हैं, 11 आयामों में देखते हैं, अलग चीज है। लेकिन जो प्रथम आयाम है, पहला डायमेंशन है विश्व के दृष्टि पटल पर, वो है यमुनोत्री धाम का। जी। और जब भी धाम की बात आती है तो 4 धामों का जिक्र होता है। जी। उसमें से प्रथम पड़ाव और जो सबसे अविकसित धाम है, जिसका डेवलपमेंट आज तक नहीं हो पाया, इसकी सबसे खराब व्यवस्था है, वो यमुनोत्री। यमुनोत्री विधानसभा के अंदर अब तक जितने नेतृत्व हमारी विधानसभा में आए हैं 2002 से बाद, किसी भी व्यक्ति ने आज तक यमुनोत्री धाम के डेवलपमेंट की बात नहीं करी।
कोई एक रोल मॉडल नहीं खोजा। ठीक है, आपने केदारनाथ में एक मॉडल की बात की ना कि भाई ये मॉडल होगा, इस तरह का परिवेश होगा और डेवलपमेंट हो गया। बद्रीनाथ में काम चल रहा है, गंगोत्री में भी आपकी रोड अप्रोच पहुंच गई, काफी कुछ व्यवस्थित है। लेकिन यमुनोत्री धाम आज भी उसी व्यवस्था में जी रहा है जिस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के शासनकाल में हम जीते थे। आज भी घोड़ा खच्चर व्यवस्था जो वहाँ पे है वो तक रूटीन पे नहीं चल पा रही है। आज भी यात्री जो यमुनोत्री धाम में आता है उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, और जबकि उस यात्रा पर पूरी रवाई वैली की जो वो है आजीविका वो निर्भर है। गांव के दूर दराज क्षेत्र के मोरी सांकरी हिमाचल बॉर्डर तक के लोग घोड़े खच्चरों से ऊंची ऊंची कंदराओं से वहाँ पहुँचते हैं, अपना 2 महीने 4 महीने में कोई रोजगार से जो पैसा कमाते हैं मेहनत मजदूरी से, उस मेहनत मजदूरी से जाकर के अपने घर में अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, बिटिया की शादी कराते हैं, घर का टूटा हुआ मकान बनाते हैं, बूढ़े माँ बाप बीमार हैं उनका अस्पताल में इलाज कराते हैं। अगर वो 4 धाम व्यवस्था प्रभावित होती है तो सबसे ज़्यादा खामियाजा वहाँ की स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है। तो यमुनोत्री धाम का डेवलपमेंट वहाँ की जनता के रोजगार और विकास का डेवलपमेंट है। अगर वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ के लोगों का रोजगार और विकास प्रभावित हो रहा है। वो तो शुक्र है माँ यमुना का और हमारी तमाम लघु सरिताओं का, जिसके किनारे की भूमि इतनी उपजाऊ है कि कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में हमको जाना जाता है, काश्तकारी के क्षेत्र में रवाई घाटी को जाना जाता है, बागवानी के क्षेत्र में हमको जाना जाता है। टूरिज्म तो अब जाके हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, मोरी सांकरी का जिसे हम टूरिज्म कह सकते हैं। जी। बाकी तो हमारा यात्रा धाम का टूरिज्म है, वो भी मुझे लगता है कि 6 महीने की यात्रा में मुश्किल से 2.5 या 3 महीने का बिजनेस होता है। तो वो भी अगर सही ढंग से नहीं चल पाता, जैसे इस बार सरकार ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर तमाम यात्रियों को रोका, यात्रा को प्रभावित किया और यात्रा को डाइवर्ट किया, और जिसका खामियाजा अब होटल, किसी का कोई होटल मालिक है उस पर ये चोट पड़ी कि वो अपनी बैंक की किस्तें जमा नहीं कर पाया, दूसरी जिसने वो होटल लीज पे लिया था वो लीज की रकम तक वसूल नहीं कर पाया। तो आर्थिक संकट लोगों पे आया है। तो इस चीज़ को सरकार ने बेपर्दा करके, बेपरवाह करके उनके लिए कोई मुआवजे की राशि तय नहीं करी, उनके लिए भविष्य की कोई प्लान नहीं बनाएगा। लोगों में डर बैठा हुआ है कि अगले साल अगर यात्रा ऐसे रही तो बहुत सारे लोग बैंक कर्जों में डूब जाएंगे। तो सबसे पहला जो विकास का मुद्दा है वो है यमुनोत्री धाम का डेवलपमेंट बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर हो, वहाँ आने वाले यात्रा को सुख सुविधा मिले। उसके लिए यमुनोत्री का जो रूट है विकासनगर बाय देहरादून वाला, ऋषिकेश वाला, उसको डेवलप किया जाए, वो अधिक शॉर्टकट पड़ता है। सड़कों का जो जाल है वो सही ढंग से कनेक्टिविटी बने। यमुनोत्री धाम क्यों आना चाहिए, उसकी क्या महिमा है, जितनी वीआईपी या मतलब जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, चाहे हमारे पार्टी के राहुल गांधी हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिस तरीके से अन्य धामों में जाते हैं, अगर उस तरह से विराट कोहली जैसे क्रिकेटर हैं या कोई फिल्म का बड़ा सितारा है, अगर ये लोग हमारे यमुनोत्री धाम की तरफ आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यमुनोत्री धाम की तरफ, विकास की तरफ लोगों का फोकस जाएगा। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी एक रोल मॉडल की बात नहीं करते। इस बार के विधायक ने वहाँ की सड़कों की बात की, तो पिछली बार के विधायक ने घोड़ा खच्चरों की बात की। तो कुल मिला के तिनके में विकास करके यमुनोत्री धाम का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यमुनोत्री धाम का डेवलपमेंट ही हमारा मुख्य डेवलपमेंट है। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एजुकेशन, कृषि, व्यापार, रोजगार, ये बात की चीज़ें हैं। और मुख्य मुझे लगता है कि यमुनोत्री धाम का डेवलपमेंट बताता है कि हमारे ज़िले ने या हमारी विधानसभा ने बड़े कमज़ोर लोगों को नेतृत्व दिया है। अगर हम एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की ताकत रखते हैं, मुख्यमंत्री दे सकते हैं इस राज्य को, या मंत्री दे सकते हैं कैबिनेट मंत्री, तो क्यों हम बार बार एक विधायक देते हैं, और ऐसा विधायक देते हैं जो विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ तक नहीं उठा पाते। अच्छा, जो 4 धाम यात्रा जो चल रही है, हमारे पूर्वजों के समय से अभी तक ये 4 धाम यात्रा, इसमें चारों धामों का जिक्र है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और उसमें बताया भी गया है कि कौन सी यात्रा पहले करनी है, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा कब करनी है। तो ये सब चीज़ें सरकार क्या समझा नहीं पाती है लोगों को, या जो लोग बाहर से आ रहे हैं या उत्तराखंड के लोग हैं, क्या सरकार की कहीं ना कहीं क्या कमी है उसमें कि वो यमुनोत्री, गंगोत्री को भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है? असल में सरकार उत्तराखंड में टूरिज्म डेवलप करने के मुद्दे पे काम कर रही है, लेकिन आज तक सरकार यात्रा वाला टूरिज्म और एक जो नैनीताल और मसूरी वाला टूरिज्म है उसको अलग अलग नहीं कर पाई है। उन दोनों के परिप्रेक्ष्य को एक ही करके देखेगी तो कभी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब तक आप किसी धाम के धार्मिक महत्व को उजागर नहीं करोगे। आज नीम करोली धाम
कैंची धाम बहुत तेजी से उभरा है। उभरने का कारण क्या है? सरकार ने वहाँ पे सुविधाओं की व्यवस्थाएं की है। वहाँ पे बड़े फिल्म स्टार, बड़े नेता पहुँच रहे हैं, बड़ी कहानियां पहुंच रही, सब कुछ प्रचार प्रसार होता है। आज की तारीख में ये नहीं है कि आज सिर्फ मीडिया ही प्रचार प्रसार का काम करेगी। आज सरकारों का भी इसमें बड़ा रोल रहता है। किसी चीज को डेवलपमेंट करने पर बार बार डेस्टिनेशन की बात होती है, 13 जिले 13 डेस्टिनेशन, लेकिन वो सब कागजी तौर पर दिखाई देता है। तो मेरा मानना है कि सरकार की तरफ से तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यमुनोत्री धाम को हमेशा ही मतलब अनदेखा सा करने की कोशिश की गई है। वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के कोई प्राधिकरण नहीं बना जो उस मंदिर का डेवलपमेंट सही ढंग से कर पाए। हमारे यहाँ घोड़े खच्चरों की जो अव्यवस्था है, वो आपने बता दिया, साफ सफाई के मसले हैं। एक सवाल मेरा ये है कि सरकार ये कहती है कि हमने 4 धाम यात्रा को और जिलों को, चाहे उत्तरकाशी हो या फिर नैनीताल हो, देहरादून हो, हमने इनको हाईवे से जोड़ा है, 6 लाइन 4 लाइन से जोड़ा है। क्या विकास हुआ? और विकास हुआ तो रोजगार कहाँ है? क्या पहाड़ जो बड़कोट है, उत्तरकाशी है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जगहें हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों से मिला हूँ, मैं उत्तरकाशी में लोगों से मिला हूँ। रोजगार का जो अगर सर्वे करे तो कहीं ना कहीं मापदंड बहुत छोटा है, हल्का है। आप भी छात्रों से मिलते होंगे, कोई पीएचडी की तैयारी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है, तो आप भी लोगों को मिलते होंगे। क्या सड़कें वाकई में हैं वो सरकार ने काम किया? और काम किया तो रोजगार की क्या आप सोचते हैं रोजगार के बारे में? विधानसभा के भीतर राज्यसभा टीवी का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने प्रतिभाग किया था। तो उन्होंने अपने साक्षात्कार में एक दिन अपनी उपलब्धि बताते हुए, राज्य की उपलब्धि बताते हुए, सड़कों के विस्तार को किलोमीटर में बताया कि ये हमने विस्तार किया है। तो मैंने उस दिन भी क्वेश्चन किया था कि मैंने कहा मान्यवर, सड़कों का किलोमीटरों में बन जाना मुझे लगता है कि सिर्फ विकास नहीं है। सड़कें गांव तक अगर जाती है तो गांव से फिर शहरों की तरफ भी जाती है। सड़कों का दुर्भाग्य ये रहा है कि सड़कें अगर गांव तक गई है, अगर ये उपलब्धि है, तो एक नुकसान उसका ये भी रहा है कि तेजी से उस गांव से फिर पलायन भी भारी शहर को हुआ है। मैं पे भी आऊंगा मैं, आप पहले आप रोजगार पे मुझे बताइएगा कि रोजगार के हालात क्या है। रोजगार की ये है मेरे भाई कि उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरीके से हिमाचल या अन्य हिमालय पर्वतीय राज्यों में जो जैसे सिडकुल है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया चयनित हुए हैं वो सारे मैदानी क्षेत्रों में तय हुए। पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी आपने इंडस्ट्रियल एरिया को चिन्हित नहीं किया। जैसे हिमाचल में सोलन इंडस्ट्रियल एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र में है, फैक्ट्रियां लगी, उद्योग लगे, उसके परिवेश के हिसाब से लगे, दवाइयों की फैक्ट्रियां बनी, तो वहाँ के आदमी को रोजगार मिला। हमने सारे रोजगार का जो वो है डिसेंट्रलाइजेशन जो 13 जनपदों में होना था, 13 जनपद में भी नहीं होता तो मंडलों के हिसाब से ही बांट देते। भाई कुमाऊं में एक पर्वतीय क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया कर देते, एक गढ़वाल में कर देते, तो हमारे यहाँ आ जाता। हमारे यहाँ एम्स जैसा संस्थान खुला तो ऋषिकेश में खोल दिया है, जहाँ पे 90% भीड़ आज मुरादाबाद, बिजनौर वगैरह से अन्य राज्यों से आ रही है। अगर वही एम्स का केंद्र श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में होता या पर्वतीय क्षेत्र में होता तो हम अधिक लाभ ले पाते। मैं हिमाचल में गया तो मैंने देखा वहाँ का एम्स बिलासपुर में बना हुआ है, तो उसका फर्क होता है। तो आज पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका जो सेंट्रलाइज हमने इधर कर दिया है, उससे बड़ी दिक्कत हुई। आपने कही रोजगार की बात, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उत्तराखंड में देखो धाम तो है 4, जब सीजन चलता है, यात्रा चलती है, लोगों के पास रोजगार रहता है, लेकिन एक छात्र है जो पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, फीस का इंतजाम कर रहा है, कोई भाई बाहर रह रहा है, वो पूरे परिवार को चला रहा है, और ये बड़कोट क्षेत्र ऐसा है इसमें आर्मी से भी लोग हैं वहाँ पर। और तो आप क्या सोचते हैं कि वो जो बच्चे हैं उनका एक ख्वाब है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट उनको रोजगार देगी, कहीं ना कहीं सरकारी रोजगार देगी, प्राइवेट रोजगार देगी, उस पर आप क्या कहते हैं, क्या हालात हैं वहाँ पर? देखिए, पूरे उत्तराखंड में अगर शिक्षा का सबसे अच्छा एनवायरनमेंट अगर कहीं पर है तो मैं निसंदेह कहना चाहूँगा यमुना घाटी में है। और मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जब उत्तराखंड बना तो बड़कोट महाविद्यालय को एक बार बीएड का सेंटर बनाया गया, और उस बीएड के सेंटर से इतने लड़के एग्जामिनेशन में निकले, क्वालिफाइड हुए कि उस विद्यालय में, उस सेंटर पे जांच बैठ गई थी कितने बच्चे यहाँ से कैसे निकल गए। असल में यूपी के टाइम से कितना ही गरीब आदमी रहा हो पहाड़ में हमारे यहाँ पे, वो इलाहाबाद और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करता था,
तो तैयारी में हमारे यहाँ के बच्चे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो सरकारी रोजगार का प्रतिशत आप देखेंगे वो आप यमुना घाटी में पाएंगे, पूरे प्रदेश के सापेक्ष सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो दूसरे तरह का रोजगार आप कह रहे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर आता है वो पूरी तरीके से शून्य है। वो तभी हो पाएगा जब आप इंडस्ट्रियल एरिया को पहाड़ में डेवलपमेंट करोगे और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से डेवलपमेंट करोगे, जो रॉ मटेरियल वहाँ पे पाया जाता है उस तरह का रोजगार खोलोगे। आईटी सेक्टर को आप देहरादून से उठा के जब तक आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं पहाड़ और मैदान की खाई को सुविधाओं को भी समझता हूँ। कांग्रेस पर काम करेगी, कांग्रेस को काम करना चाहिए। दुर्भाग्य तो यही है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडों में नहीं आया आज तक। ये आपके हमारी जो सामाजिक बहस होती है, राजनीतिक बहस होती है, उसमें तो रहता है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे हैं या विधानसभा की जो बहसें हैं उनसे तो ये सारे एजेंडे गायब हैं। वो तभी हो पाएगा जब पहाड़ या उत्तराखंड की, पहाड़ का मतलब सिर्फ उत्तराखंड का मतलब सिर्फ पहाड़ नहीं है, उत्तराखंड का मतलब मैं पहले भी कह रहा था उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जनपद जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी डेमोग्राफी है, उसके भीतर जो आदमी 100-200 वर्षों से रह रहा है वो इस राज्य का पार्ट है। जितनी चिंता उत्तरकाशी के व्यक्ति के रोजगार के लिए होनी चाहिए उतनी चिंता उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के व्यक्ति की जब तक हम नहीं करेंगे, उसके समावेशित रोजगार और शिक्षा की बात नहीं करेंगे, तब तक हम एक बुनियादी एजेंडे की तरफ नहीं बढ़ सकते। हम एक ही राज्य के अंदर 2 पॉलिसियों का निर्माण नहीं कर सकते। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जब हमने अलग मांगा था तो इसलिए मांगा था कि गोडा बस्ती में जो फसल का नुकसान होता है और उसका जो भरपाई है वो अलग है, क्योंकि वहाँ बीघा और हेक्टेयर में खेती होती है। पहाड़ों में छोटी छोटी पगडंडियां हैं, छोटे छोटे खेत हैं, उस आदमी में नुकसान अलग है, तो वहाँ भौगोलिक और चीजें अलग अलग थी। तो पहाड़ में जो माप होती है, जो प्लान में माप होती है वो बीघे में होती है और माप अलग है। पहाड़ में नाले में माप होती है, माप अलग है, फसल चक्र अलग है, ऋतु चक्र अलग है, मौसम अलग है। तो इन चीजों का संतुलन बना करके जब तक आप कोई एक मैनिफेस्टो जारी नहीं करते हैं, एक कानून नहीं लाते हैं, तब तक बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत सारे उत्तराखंड के युवा हैं, वो विरोध करते हैं सरकार का और कहते हैं कि वो ना कांग्रेस से हैं ना बीजेपी से हैं, युवा हैं, अपने जोश के साथ में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन वो लिस्ट लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो भू कानून चाहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून हो। उत्तराखंड के देहरादून में, राजधानी में लगातार सड़कों पर विरोध भी किया इस बात का कि लोगों ने अपने अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र बना लिए, हालांकि वो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। और जो पहाड़ के जो लोग हैं उनके लिए क्या है, वो चाहते हैं कि एक भू कानून हो और एक हो कि मूल निवास को लेकर भी वो कहते हैं कि वो मूल निवास भी एक अस्थायी होना चाहिए, जो पहाड़ के लोगों के लिए सुरक्षित हो, वो तो सुविधा हो। तो आप दोनों चीजों को लेकर क्या कहेंगे कि आप भू कानून का समर्थन करते हैं? भू कानून से पहले मैं मूल निवास पे आना चाहूँगा। ठीक है, मूल निवास पे आइएगा। मूल निवास पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बार बार कहा जाता है कि 1950 के क्राइटेरिया को मूल निवास माना जाए, 1950 से यहाँ पे जो निवास कर रहा है जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पवित्र क्षेत्र की बात करता हूँ। जी। कई हमारे साथी जो 1950 के क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं, टिहरी रियासत जो है जी, जो आज टिहरी लोकसभा का एक हिस्सा है, टिहरी रियासत 1949 में भारत में विलय हुई। देश 47 में आजाद हुआ लेकिन 49 तक हमारे यहाँ महाराजा मानेंद्र शाह हमारे राजा थे और हम एक रियासत के पार्ट थे, भारत के पार्ट नहीं थे। 49 में जब कॉमरेड नागेंद्र चकलानी और मोलू भरदारी को तिरंगा लहराते हुए कीर्तिनगर के राजमहल में राजा के सिपाहियों ने गोली मारी और तब जन विद्रोह से तख्ता पलट हुआ, तब हम भारतवर्ष में विलय हुए। ठीक है, उससे पहले जो उस भूमि का स्वामी था वो टिहरी के राजा थे और उस पहाड़ राजा का था, नदी राजा की थी, पर्वत राजा के थे, खेत राजा के थे, शहर राजा के थे, गांव राजा के थे और हम उनकी भूमि पर काम करने वाले लोग थे, जिसे पहाड़ में कहा जाता है खाईकर जी। अब अगर 49 में हम विलय हुए टिहरी रियासत में, तो ऐसा तो है नहीं कि एक वर्ष में हमारा दाखिला खारिज भी हो गया, हमारे नाम वो भूमि भी हो गई। तो 50 का क्राइटेरिया तो फिर उसमें तो हम छूट जाएंगे ना। आपने पहाड़ के एक हिस्से को छोड़ दिया, तो 50 का जो क्राइटेरिया है वो इसलिए उत्तराखंड के अंदर व्यवहारिक नहीं मुझे लगता। लेकिन जो पहली भूपेमाइश से आखिरी जो भूपेमाइश हुई वो थी सन 60 की, जो एक दस्तावेज है
आज तमाम पूरा उत्तरकाशी रवाल्टा ओबीसी के क्षेत्र में आता है जी, प्रताप नगर फिंकवाल में आता है जी, राठ का क्षेत्र उसमें आता है, जोशीमठ उसमें आता है, धनोल्टी जौनपुर ओबीसी में आता है। इतने एरियाओं में जो जाति के प्रमाण पत्र बन रहे हैं उसमें सन 60 की भू पैमाइश की नकल लगना आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से किया गया है। अगर मूल निवास कोई कानून बनता है तो मुझे लगता है कि उस क्राइटेरिया को पकड़ना चाहिए। अब 1960 उस क्राइटेरिया में उत्तरकाशी में कोई आदमी रह रहा है, हरिद्वार में कोई आदमी रह रहा है, वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पंथ का है, या उधम सिंह नगर में कोई आदमी रह रहा है, वो सारे उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड की लड़ाई पहाड़ बनाम मैदान नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड बनाम उत्तराखंड से जो बाहर का व्यक्ति है, जो उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में रोजगार के संभावना को लेकर के आया है, उससे होनी चाहिए, उससे अपने अधिकारों संरक्षण की बात होनी चाहिए। तो मूल निवास वो होना चाहिए। हमें इस लड़ाई में जो हमारा मैदानी क्षेत्र का जो साथी है उसको अलग नहीं करना चाहिए। कई बार हम मूल निवास और भू कानून की बात करते हुए उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून का जो हमारा आदमी है जो शहर में 100-200 वर्षों से रह रहा है, उसको हम किनारे कर देते हैं, उसको तटस्थ कर देते हैं। वो अपने आप को उत्तराखंड में अपने आप को पराया सा महसूस करता है। तो ये आंदोलनकारियों की एक बड़ी कमी है। रही बात भू कानून में क्या समर्थन कर भू कानून का, मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड दुर्भाग्य से एक ऐसा हिमालय राज्य है, हिमालय राज्य की बात कर रहा हूं मैं, जहां कोई भू कानून नहीं है। और मुझे लगता है भू कानून उस दिन बन जाना चाहिए था जिस दिन नित्यानंद स्वामी जी ने इस राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री की शपथ ली, बन जाना चाहिए था। नहीं बना तो भगत सिंह कोश्यारी जी के टाइम पे बन जाना चाहिए था, तब भी नहीं बना। तो जब पहली निर्वाचित सरकार बनी पंडित नारायण तिवारी जी के टाइम पे, तब भी बन जाना चाहिए था। लेकिन तब भी मतलब कई तरह के प्रेशरों में एक कानून तो लाया गया भू कानून का, लेकिन वो इतना परिपक्व या उतना मजबूत मैं नहीं मानूंगा जितना कि हिमाचल में है, जितना कि अरुणाचल प्रदेश में, जितना कि अन्य हिमालय राज्यों में। आप हमें 370 लगा दो, 21वीं धारा लगा दो, 5th शेड्यूल ले आओ। अच्छा, आप कांग्रेस को प्रेजेंट करते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं लाई पाई? क्योंकि कांग्रेस हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं कर पाई? और जब वहां पर धरने प्रदर्शन होते हैं और भू कानून की बात की जाती है तो कांग्रेस वहां पर चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती है। देखिए, कुछ कानून ऐसे होते हैं कि हिंदुस्तान के भीतर नरेंद्र मोदी से पहले भी भाजपा की सरकारें रही है, मानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, सरकारें रही, लेकिन 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे अभी क्यों ला पाई सरकार? इसलिए ला पाई कि सरकार मेजोरिटी में रही है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को कभी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाया ही नहीं। नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार अगर प्रचंड बहुमत में थी तो उनके पास भी सिर्फ मेजोरिटी के विधायक थे। मतलब अगर एक भी संख्या बल कम हो जाता तो सरकार गिर जाती। ये एक सरकारों पे प्रेशर होता है। उसके बाद विजय बोना जी की सरकार देख ली, मतलब तो कांग्रेस आती है तो भू कानून का समर्थन आप? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि अगर उत्तराखंड की जनता जिस तरह का मैंडेट भाजपा को पिछले 2 चुनाव में दिया है, इस तरह का मैंडेट अगर कांग्रेस को देती है तो निस्संदेह इस राज्य की मूलभूत अवधारणा के अनुरूप इस राज्य के अंदर भू कानून भी लागू होगा, मूल निवास भी कानून होगा। अगर आप ऐसे खिचड़ी सरकार दोगे, ऐसे निर्दलियों की बैसाखी के साथ सरकार बना के दोगे तो निस्संदेह किसी भी राजनीतिक दल को वो काम करने में दिक्कत होती है जिन चीजों को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है, विजयपाल रावत जी से और बहुत सारी बातें होगी बड़कोट को लेकर और बड़कोट के बेरोजगार लोगों को लेकर भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।